वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़े इंपॉर्टेंट ऐसे वीडियो के साथ में जो आपका एक बड़ा डाउट क्लियर करता है। नॉर्मलाइजेशन एयरफोर्स के एग्जाम में किस तरीके से किसी बच्चे को बेनिफिट हो रहा है, किसी बच्चे को नुकसान हो रहा है, एक बच्चा खुश होता है तो एक बच्चा मायूस होता है। तो आज डिटेल डिस्कशन करेंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो किस तरीके से यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है आपके पेपर में, किसको बेनिफिट मिलता है, किसको नुकसान होता है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके एयरफोर्स की ताबड़तोड़ बेहतरीन फुल सिलेबस की पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्रैक्टिस क्लासेज हमारी इसी यूट्यूब चैनल पे रेगुलर हो रही है। तो वो क्लासेज सुबह 7 बजे से लेकर आपका शाम को 5 बजे तक हो रही है। उन क्लासेज को मिस मत कर देना, ज्वाइन कर लेना। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का फायदा किसको मिलेगा, किसको नुकसान होगा। सबसे पहले देखिए, आपके एग्जाम होने वाली एयरफोर्स की 25 सितंबर से। तो ये जो एग्जाम का कॉन्सेप्ट है, एग्जाम एक शिफ्ट में नहीं होता है। एयरफोर्स की एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में होती है, एक साथ नहीं होता है। अब किसी शिफ्ट में पेपर आपका इजी लेवल आता है, किसी में पेपर का लेवल टफ आता है। तो पहले नॉर्मलाइजेशन होने से पहले ये चीज थी कि एक बच्चे को पेपर इजी आ गया तो उसका स्कोर अच्छा आ गया, दूसरी शिफ्ट में पेपर का लेवल थोड़ा टफ आ गया तो उस बच्चे का स्कोर कम आ गया। लेकिन जब मेरिट बनती थी, जब बच्चे का स्कोर बनता था, तो उसी बेसिस पे एक बच्चे का पेपर इजी तो स्कोर अच्छा आ गया तो उसको फायदा मिल गया, एक बच्चे का पेपर टफ आया तो उसका स्कोर कम चला गया, उसको नुकसान हो गया। लेकिन बाद में एयरफोर्स ने इसका सॉल्यूशन निकाला कि नॉर्मलाइजेशन को इंप्लीमेंट करते हैं एग्जाम में। और फिर नॉर्मलाइजेशन को इंप्लीमेंट किया गया और उसके कुछ सबूत मैं आपको दिखाता हूं। एक बच्चे का पेपर है, अभी पिछला जो रिजल्ट था उसका, उसी रिजल्ट का स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। ये जो बच्चा है ये वाई ग्रुप का है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रागा। मैं आपको दोनों का स्कोर एक बार दिखाता हूँ, विजिबल करवाता हूँ तो आप समझिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट इसका है। रागा इंग्लिश में इसका मिनिमम जो क्राइटेरिया वो 8 नंबर था, रागा का मिनिमम क्राइटेरिया आपका 15 नंबर, मैक्सिमम आपके 20 और 30 नंबर थे। इस बच्चे के मार्क्स आए 20 में से 11.25, 30 में से 20 नंबर। टोटल इस बच्चे का स्कोर था 50 में से 31.25। इस बच्चे का देखिए यहाँ पर 11.25 से 13.57 और 20 से 24.37, यानी जिस बच्चे का स्कोर 31.25 था, थोड़ा ब्लर है तो मैं थोड़ा लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो, और इस बच्चे का स्कोर हो जाता है 37.9, यानी लगभग मैं मान लू 38 नंबर। 31 से 38 नंबर, यानी इस बच्चे को फायदा हो गया 7 नंबर का। अब इससे बड़ी बात, 7 नंबर एक बच्चे के पेपर में अगर बढ़ रहे हैं, आप सोच के देखना, 7 नंबर इस बच्चे के बढ़ रहे हैं, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती इस बच्चे के लिए। इस बच्चे का पेपर जिस शिफ्ट में था उस शिफ्ट में पेपर का लेवल अच्छा बना, पेपर का लेवल अच्छा था, इस बच्चे को उसको फायदा मिला। दूसरी चीज, इस बच्चे ने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जो बाकी बच्चों ने छोड़े हैं, यानी जो बच्चे बाकी उन सवालों को जो बाकी बच्चे गलत कर रहे थे, उस बच्चे ने उन सवालों को सही किया है। यानी नॉर्मलाइजेशन का ये भी एक पैटर्न होता है कि जिस सवाल को बाकी बच्चे गलत कर रहे हैं उसको ये बच्चा सही कर रहा है, यानी अच्छा क्वेश्चन होगा और उसको इसने अटेम्प्ट किया है, उसका बेनिफिट इसको मिला। तो नॉर्मलाइजेशन में 7 नंबर लगभग प्लस हो गए, एक बहुत बड़ी बात है किसी भी एग्जाम में स्कोर का इतना प्लस होना। तो इस बच्चे को फायदा मिला, लेकिन पेपर का लेवल अच्छा था तो उस समय तो नहीं कहा कि भाई पेपर टफ था, तो लेकिन पेपर टफ था तो इसका फायदा भी मिला उसको, ठीक है। अच्छा, दूसरा बच्चा जिसको नुकसान हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक बच्चा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंग्लिश का 20 में से 8.5 नंबर है और इस बच्चे का नंबर हो गया 7.7, कम हो गया बाद में। इसके 5.5 थे, इसको बढ़ के 5.6 हो गया फिजिक्स में, और 11.75 मैथ्स में था और ये 11.5 हो गया। 25.75 स्कोर हो गया बच्चे का 24.83। ये बच्चा क्वालिफाई नहीं था, और क्वालिफाई नहीं होने के पीछे का रीजन, वैसे मैं नहीं कहूंगा कि 5.5 थे तो 5.6 इसमें बढ़े, लेकिन ये सेक्शनल कट ऑफ 7 नंबर क्लियर नहीं कर पाया था फिजिक्स का, मैथ्स का हो गया, तो ये बच्चा फेल हो गया एग्जाम में। यहां पर इस बच्चे का 8.5 से 7.5 हुआ है, 10.5 से इसमें घटा है और इसमें बढ़ गया, 10.5 से 11.4, यानी 9 से लगभग 9.2,
यानी वाई ग्रुप में बढ़ा लेकिन एक्स ग्रुप में इसका थोड़ा सा घटा है, कम हुआ है, इस बच्चे को नुकसान हुआ है। अब किस बच्चे का स्कोर कम होता है? उस बच्चे का स्कोर कम होता है जिसका पेपर उस शिफ्ट में इजी था। पहला कॉन्सेप्ट तो सीधी भाषा में समझो कि जिस बच्चे का पेपर इजी होगा उस बच्चे को नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट या तो मिलेगा ही नहीं, कम मिलेगा, या फिर उसका माइनस होगा। दूसरी चीज, अगर मैं यहां पे बात करूं पेपर के नॉर्मलाइजेशन किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, फॉर्मूला क्या है उसका, उस पे, तो यहां पे देखिए, पहले ध्यान दीजिएगा ये तरीका क्यों अपनाया गया, पहले उस पे बात करते हैं, फिर फॉर्मूले पे बात करेंगे। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के लिए होता है, परीक्षा बड़ी संख्या में होगी, इसमें से कई शिफ्ट में पेपर आयोजित होगा, अलग अलग शिफ्ट में, एक शिफ्ट में होता तो ठीक था, बट अलग अलग शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन जरूरी है। अलग अलग शिफ्ट में पेपर की कठिनाई अलग अलग होती है, पेपर टफ लेवल अलग अलग होता है, तो नॉर्मलाइजेशन से सभी उम्मीदवारों को अंक निष्पक्ष तरीके से तुलना किए जा सकते हैं, जिससे बच्चे को बराबर बराबर इक्वल रखने की कोशिश की जाती है। एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपने एयरफोर्स के ऑफिशियल नोटिस में भी आपको मिल जाएगा, उसको भी आप चेकआउट करिएगा। यहाँ पर आप चेक करिए, इसको देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला आप देखेंगे तो एक बहुत तगड़ा सा फॉर्मूला मिला जुला के यहाँ पे लिखा गया है, MIG उम्मीदवार का नॉर्मलाइजेशन मार्क जो शिफ्ट में आई व जे में उम्मीदवार का होगा, उस शिफ्ट का औसत अंक मानक विचलन, ठीक है, शिफ्ट में टॉप 0.1% उम्मीदवारों का औसत अंक टॉपर का जो है उसमें, मैंने कहा था ना कि इस बच्चे को बेनिफिट उस हिसाब से मिलेगा कि बाकी बच्चे जो सवाल गलत कर रहे थे उनको ये बच्चा सही कर रहा था, तो बच्चा टॉपर लिस्ट में चला गया ऊपर, ठीक है। सभी शिफ्ट में टॉप 01 उम्मीदवारों का औसत अंक हो गया, उस शिफ्ट में सबसे अच्छे शिफ्ट का औसत अंक प्लस मानक विचलन, उस उम्मीदवार का वास्तविक प्राप्त अंक कितना है, तो ये एक फॉर्मूला बनाया, फिर उसको यहाँ पे यूज किया, है ना। इसको जनरल अपन अपने लेवल पे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक इस फॉर्मूले में डाटा नहीं रखा जाता है। तो अब बात आती है कि सर नॉर्मलाइजेशन का खेल तो हो गया कि नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट तो इस तरीके से होगा कि बच्चों का स्कोर इक्वल किया जा सके, उसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं, भेदभाव बिना नॉर्मलाइजेशन था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद में उसको इक्वल करने की कोशिश की जाती है ताकि पेपर लेवल को लेकर जो बच्चों में मतभेद है वो लगभग बराबर हो, ठीक है। अब सर आखिर की बचे हुए जो 14-15 दिन है उसमें हम तैयारी कैसे करें कि अपना अच्छा स्कोर कर लें एयरफोर्स का, और उसके लिए हमने कहा है कि एक बेहतरीन प्लानिंग हमने आपको दी है। हमने हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बनाया है, 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाय RS डालोगे हमारे 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का शॉर्ट वीडियो 40 सेकंड का, केवल 40 सेकंड आपको देनी है। ऐसे ही मैथ्स का, ऐसे इंग्लिश का डालोगे हमारे सारे शॉर्ट वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आ जाएंगे, चाहे वाई ग्रुप हो चाहे एक्स ग्रुप हो। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डेली हम एक चैप्टर कंप्लीट करवा रहे हैं, अभी वो क्लासेज चल रही है और वो क्लासेज आपको ज्वाइन करनी है, मिस नहीं करनी। ब्रह्मास्त्र सीरीज में जो 3 सितंबर से स्टार्ट है और चलेगी 13 सितंबर तक, 15 सितंबर से हम PYQ सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्लासेज हमारी चल रही है, एयरफोर्स, ICG, नेवी, NDA CDS वाले बच्चों का अलग है, उनका अलग चल रहा है। ये क्लासेज आपको ज्वाइन करनी है, सारी की सारी क्लासेज आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये क्लासेज की टाइम टेबल देखिए, है ना, इस टाइम टेबल के हिसाब से आपको क्लासेज फॉलो करनी है और उन क्लासेज की प्रैक्टिस करनी है। डेली एक चैप्टर हम क्लियर करवा रहे हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप इन नंबर पे कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि आपके शिफ्ट में पेपर कैसा होगा, एक्सपेक्टेशन आपकी क्या होगी। सभी बच्चे कहेंगे सर मेरे शिफ्ट में पेपर इजी आए, लेकिन मैं कहता हूँ पेपर इजी या टफ आए, नॉर्मलाइजेशन के बाद में बच्चों को लगभग बेनिफिट बराबर आपका रहेगा। तो आप तो तैयारी पे फोकस करिए, मेहनत करिए, सिलेक्शन है, हक है, मेहनत किए तो छीन के लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।